गाइस गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी। एरर डिटेक्शन जो हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में 515 क्वेश्चन 515 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम उसके आगे डील करने वाले हैं। सेशन को लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन की बारीकी को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का 516 516 नंबर का क्वेश्चन, एरर फाइंड करिए मेरे साथ। नन ऑफ द ट्विन्स ऑफर्ड टू हेल्प मी। देखो अब ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने बच्चे कि नन ऑफ द ट्विन्स, किसी भी ट्विन्स ने ऑफर किया मुझे हेल्प के लिए, यानी किसी ने भी ऑफर नहीं किया। दोनों ही जो भी ट्विन्स रहे उन्होंने नहीं किया। ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि सेंटेंस एकदम ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब क्या होता है? जुड़वा, है ना। जुड़वा यानी दो के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। अब यहां पर संख्या दो है लोगों की और आपने प्रोनाउन जो यूज किया है दैट इज नन। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि नन का यूज तब करते हैं जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो दोस्तों। दो से ज्यादा हो तो वहां पे नन लगाते हैं, लेकिन संख्या जब केवल दो ही होता है तो वहां पे नन नहीं बल्कि नीदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहां पे? नीदर। मिस्टेक है आपकी इस पार्ट पे। नन की जगह पे आपको यहां पे नीदर ऑफ द ट्विंस लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। चलो पहला सवाल हो गया। दूसरे पे आ जाओ। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। मेरे टीचर ने डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं रोका यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करने से। क्या लगता है कौन से पार्ट में एरर मार्क कर सकते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों में से एक ही जवाब सही है। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। यहां पर मी के स्थान पर माय होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। माय टीचर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। डिड नॉट सेंटेंस की हेल्पिंग ओवर नेगेटिव वर्ड हो गया। डिड को चाहिए मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, हमने ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है प्रेपोजिशन टू और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो यहां पर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद टू लिखकर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। हमने टू लिखा और यहां पे ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, लेकिन कहानी यहां पर कुछ और बनती है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन कहानी यहां पे कुछ और बनती है। इसके बाद लिखा हुआ है यूजिंग द कैलकुलेटर। मेरे टीचर ने डिड नॉट ऑब्जेक्ट, मेरे टीचर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया मेरे कैलकुलेटर यूज करने को, यानी मेरे यूज करने को, मेरे यूज करने को। तो मेरे यूज मतलब माई यूजिंग, राइट। माई यूजिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको जीरेंड से पहले प्रोनाउन लिखना पड़ जाए तो उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन लिखिए दोस्तों। जीरेंड से पहले प्रोनाउन लिखना पड़ जाए। योर गोइंग, यू गोइंग नहीं, योर गोइंग, हिज कमिंग, माई वॉचिंग। ठीक उसी प्रकार से माई यूजिंग, ये मी की जगह पे यूज हो जाएगा। माई यूजिंग द कैलकुलेटर, मी के स्थान पे माई इसलिए इस्तेमाल हुआ। आगे बात समझ में कि आखिर माय आया क्यों, तो ये है उसका रीजन माय लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। नदी अपने किनारों से ओवरफ्लो कर गई। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट पर हमेशा ही देखा है मैंने, ये वोकैबुलरी का खेल है और एग्जामिनर इस वाले पे तो हमेशा ही पूछता है यार। है क्या? देखो, द रिवर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैज लगा दी। अब हैज के साथ मेन ऑफ कौन सी आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म की। तो यहां पे देखो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगी है। अच्छा, इस थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इस थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा पहले तो वो बताइए। ओवरफ्लोन, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, ओवर अलग कर दूं और FLOWN अलग कर दें, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई, सेकंड होता है फ्लू और थर्ड होता है फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। एक बात बताइए, क्या नदी का जो पानी है अपने किनारों से उड़ने लगा है? नहीं, नदी का पानी अपने किनारों से ऊपर उठने लगा है। तो यहां पे वो एक्चुअली फ्लाई का थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए था, बल्कि उसको फ्लो का थर्ड फॉर्म चाहिए था। ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म चाहिए, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड। सो मिस्टेक हमारे इसी पार्ट पे है। और ये हमेशा ही मैंने देखा है कि
एग्जामिनर ओवरफ्लोन ओवरफ्लोड इसी को उलझा देता है। जहां पे ओवरफ्लोन चाहिए ओवरफ्लोड लगा देगा, जहां पे ओवरफ्लोड चाहिए ओवरफ्लोन लगा देगा। और ये हुआ नहीं कि सीधा आप इनको ध्यान से पढ़ के, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। ओवरफ्लो पानी का लेवल बढ़ना और ओवरफ्लोन फ्लाई करने के लेवल से ऊपर उड़ जाना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रिंसिपल स्टेयर्ड हिज लेक्चर विद अ पेसिमिस्टिक नोट। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सोचेंगे तो आंसर मिलेगा भाई। द प्रिंसिपल स्टेयर्ड हिज लेक्चर विद अ पेसिमिस्टिक नोट। प्यारे साथियों, विद के स्थान पे ऑन का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों, समझाता हूं। द प्रिंसिपल स्टेयर्ड, क्या स्टेयर किया, हिज लेक्चर को, कैसे, ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट। ये फ्रेज के तरीके से यूज किया गया है, तो यहां पे प्रीपोजिशन विद नहीं बल्कि ऑन के साथ ये बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट। आगे बढ़िए। इतना बड़ा सेंटेंस है देखो, लेकिन एरर बहुत छोटी सी होगी, ध्यान से पढ़ो, अपने आप मिल जाएगा। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट is aimed not just providing good houses to shanty dwellers, but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. क्या लगता है कौन से पार्ट को मार्क कर सकते हैं? कौन से पार्ट को मार्क किया जा सकता है? हरी अप गाइज, टाइम्स अप। सेंटेंस का आंसर है जस्ट के स्थान पर ओनली का प्रयोग होगा, क्योंकि बट ऑल्सो आगे लिखा है तो नॉट ओनली पहले होना चाहिए। देखो ये लिखा है ना बट ऑल्सो, तो यहां पे नॉट ओनली होना चाहिए, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग। बच्चे पैटर्न है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने कहा था ना सेंटेंस का साइज बहुत बड़ा सा है, लेकिन भाई साहब एरर तो एकदम छोटी सी आती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो पहले वाला नॉट ओनली करिए, नॉट जस्ट न करिए, गलत हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट पे आइए। अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हमारे साथ वो नहीं स्टे करेगा। कम ऑन एवरीवन, हो गया? अनलेस अंटिल वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको। करेक्ट आंसर है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। देखो ये गलत तब होता जब यहां पे लिखा जाता अनलेस ही डज नॉट अपोलोजाइज, तो गलत हो जाता, क्योंकि रूल कहता है कि अनलेस वाले केस में हमेशा इसके बाद एक अफर्मेटिव क्लॉज बना के दीजिए, कभी भी नेगेटिव मत बनाइए, नेगेटिव बनाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे सही था। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए कि अनलेस ही विल अपोलोजाइज या ही विल नॉट अपोलोजाइज, तो भी गलत है, क्योंकि बाबू कंजंक्शन क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते, तो एक वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा गलत होता अनलेस की जगह पे अनटिल लगा देता, तो भी गलत हो जाता। ये तीन तरीके से इस सेंटेंस को गलत किया जा सकता था, लेकिन तीनों ही सही रखा। ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, वो अलाउड नहीं होगा हमारे साथ ठहरने में। तो बाकी सब ठीक है, कोई एरर है ही नहीं, नो एरर लगा दीजिए। I met the gentleman today morning on my way to the market. मैं जेंटलमैन से मेरे रास्ते, मार्केट के रास्ते में मैं आज मिला, आज की सुबह मिला। क्या एरर है इसमें? सोचिए, आंसर मिलेगा भाई। टुडे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग के स्थान पर होना चाहिए दोस्तों दिस मॉर्निंग। ऐसा टुडे मॉर्निंग क्या होता है, नहीं होता, ये गलत है। आपको लिखना है यहां पे दिस मॉर्निंग। आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह। आपने टुडे मॉर्निंग क्या है, आज की सुबह नहीं बोलते ऐसा, हम हिंदी में कुछ भी बोल लें, लेकिन हमें इंग्लिश में लिखना होता है दिस मॉर्निंग। तो आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, मेरे मार्केट के रास्ते पे। दिस मॉर्निंग आई मेट द जेंटलमैन, तो करेक्ट आंसर है टुडे हटाओ दिस लगाओ, दिस मॉर्निंग इज द आंसर। नेक्स्ट, शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस with customers as her special expertise. Come on everyone, time's up। प्यारे बच्चों एज नहीं होगा, क्योंकि रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता ही नहीं है।
तो जो आपने लिखा ना, शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज, केवल हर स्पेशल एक्सपर्टीज होना चाहिए, एज नहीं लगा सकते। अब ये केवल रिगार्ड के साथ नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एज का यूज नहीं होता है दोस्तों। जैसे कॉल के साथ एज का यूज नहीं होता, इलेक्ट के साथ एज का यूज नहीं होता, है ना। क्राउन एज अ मेन वर्ब लेंगे तो एज का यूज इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। अपॉइंट के साथ नहीं होगा, इसके साथ यूज नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे भी एज यूज नहीं किया जाएगा, हटाइए। शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स हर स्पेशल एक्सपर्टीज। नेक्स्ट पे आ जाइए। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। सोचिए, सेंटेंस तो बहुत छोटा सा है बाबू, एक झटके में आंसर हो सकता है। हो गया, क्या बात है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग। प्यारे बच्चों, यहां पे फॉर क्यों लगा रहे हो? इन्वेस्टिगेटिंग द रिसेंट हैपनिंग, फॉर का प्रयोग गलत होगा। वास्तव में इन्वेस्टिगेट के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, ये यहां पे रॉन्ग है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिसेंट हैपनिंग इन दिस एरिया। बच्चे, यहां पे इन्वेस्टिगेटिंग के डायरेक्ट बाद उस चीज को लिखो जिस चीज को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, विदाउट एनी प्रपोजिशन। यहां से प्रपोजिशन हटा दीजिए। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, यहां इन्वेस्टिगेटिंग की जगह पर लुक लिखा होता, लुकिंग फॉर। लेकिन रीसेंट एरिया को इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है लुक इनटू। तो आप अगर फॉर भी लगा देते ना, तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज को सर्च करना, क्या करना। तो यहां पे क्या, जो रीसेंट एरिया, द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया, उस चीज को क्या तलाश रही है? एरिया थोड़ी तलाशेगी, एरिया की इन्वेस्टिगेशन होगा। तलाश तो कोई क्लू रही है, लेकिन एरिया लिखा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो प्रेपोजिशन के हिसाब से तो फिर हमें इनटू चाहिए। यहां पे इनटू होता तो शायद हम उधर को इन्वेस्टिगेटिंग बदल देते, लुकिंग लगा देते। लुक इनटू मींस होता है इन्वेस्टिगेट करना। एक ये भी पॉइंट यहां पे बन जाता है। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। क्या लगता है किसको मार्क किया जा सकता है? Mango, the most unique fruit, is available in India in plenty. Time's up दोस्तों। द मोस्ट यूनिक लिख दिया आपने। यूनिक वर्ड ऑलरेडी अपने सुपरलेटिव फॉर्म में होता है, इसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकते, द मोस्ट, इसलिए आप उसको हटा दीजिए। मैंगो जो एक यूनिक फ्रूट है, इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। मैंगो, पहले तो ये द मोस्ट पूरा हटाइए, फ्रूट यहां पे लिखा है सिंगुलर, तो यहां पे आर्टिकल आ लिख दीजिए। मैंगो अ यूनिक फ्रूट, अ यूनिक फ्रूट, यूनिक या साउंड जनरेट कर रहा है, इसलिए आर्टिकल आएगा यहां से, ठीक है। सो मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, पर्याप्त अवेलेबल है। कॉफी, भारत में तो फ्रूट्स तो मैंगो बहुत है ही है, ठीक है ना। ये पता है ना आपको, यूनिक के साथ कभी भी नहीं लगाते मोर या मोस्ट, दोनों ही शब्द। जो ये वर्ड लिखा है UNI, यूनिक के साथ मोर और मोस्ट कभी नहीं लगाते हैं बच्चे। और ये केवल यूनिक वर्ड नहीं है, आप मेरा अगर एडजेक्टिव चैप्टर देखेंगे तो देयर आर सो मेनी एडजेक्टिव्स जिनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते। मेजर, माइनर, अपर, इनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मैच्ड, परफेक्ट, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, बहुत होते हैं ऐसे जिनके साथ मोर और मोस्ट लगाया ही नहीं जाता है, और ये यूनिक उन्हीं लिस्ट का एक वर्ड है, राइट। नेक्स्ट, our geography teacher told to study the map of India for a test. Come on everyone, सोचिए क्या हो सकता है? टाइम्स अप। आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टोल्ड के बाद अस लगेगा, क्योंकि टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। आपको याद हो, शायद मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर ऐसे लिखा हो कहीं पर, राम सेड टू मी, तो हम यहां पर सेड टू को बदल के टोल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है।
लेकिन अगर कहीं लिखा हो केवल राम सेड, अब ये सेड नहीं बदलेगा क्योंकि आपने आगे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो हम इनडायरेक्ट में भी राम सेड का सेड ही लिखते हैं। यही रूल सिखाया ना। टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारे ज्योग्राफी टीचर ने टोल्ड कहा, तो वो ऑब्जेक्ट लिखो। किससे कहा? क्या करने के लिए? टू स्टडी। अब टीचर हमारे हैं तो कहेंगे भी हम ही से, दैट इज अस। तो आर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। कितना सिंपल था कॉन्सेप्ट। एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उधर लिखा है जो शब्द, उसी से उठा के ऑब्जेक्ट बना दो। अगर वहां होता माय ज्योग्राफी टीचर तो यहां पे मी हो जाता, टोल्ड मी। देयर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड देम हो जाता। जो उधर है वही यहां पे आ जाएगा। आगे, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन हर। ये कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है बच्चे, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है। और कंपैरिजन का एक रूल होता है, जब भी चीजों को कंपेयर करो ना, तो हमेशा एक बात याद रखो, हमेशा कंपैरिजन सेम केस में करो। सेम केस का मतलब है, एक सब्जेक्टिव कंपेयर कर रहे हो तो दूसरा भी सब्जेक्टिव रखो, एक ऑब्जेक्टिव कंपेयर कर रहे हो तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव रखो, सेम रहना चाहिए। अब आप यहां पर यू आर मोर ब्यूटीफुल देन लिख रहे हो, यानी आप यू को कंपेयर कर रहे हो, और किससे? इससे। जब यू वहां पे सब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? ये भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए। देन शी इज, हर की जगह पे आपको लिखना है देन शी इज। मिस्टेक है आपके इस पार्ट। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। हमारे साथ ठहरने को आया है। इसमें आपको क्या लगता है, किसको मार्क कर सकते हैं? बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। माय ब्रदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ, ये हुआ आपका सिंगुलर है, इसलिए हु के बाद सिंगुलर लिखेंगे, लिव्स इन मुंबई। वही सिंगुलर माय ब्रदर इन लॉ कम टू स्टे विद अस, तो आप उस सिंगुलर के लिए हैव क्यों लगा रहे हैं? फिर आपको तो इसकी वो सिंगुलर लगनी चाहिए, तो हैव के स्थान पे हैज होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट माय ब्रदर इन लॉ है जो केवल एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर को सिंगुलर मिलेगा दोस्तों। 29, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। भगवान पे भरोसा रखो, हर चीज बढ़िया हो जाएगी। ये तो सतगुरु वाली बात हो गई भाई साहब, महात्माओं वाली बातें कर दी इस सेंटेंस ने। सेंटेंस आपका ऑन के स्थान पे इन होगा, ट्रस्ट इन होता है। हैव ट्रस्ट इन गॉड, हैव ट्रस्ट इन गॉड ये लिखा जाएगा। हैव ट्रस्ट इन गॉड, इन लिखना है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग विल बी राइट, और हर चीज एकदम ठीक है। आगे आ जाओ। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। कुछ प्रेपोजिशन वाली एरर आपको मिलेगी इसमें, सोचिए प्रेपोजिशन की कुछ एरर है, क्या है वो? स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस, इंजूरियस के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। इंजूरियस टू हेल्थ होना चाहिए दोस्तों, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू, इंजूरियस टू। अच्छा, प्रेपोजिशंस की भी एक कहानी है कि ये कुछ वर्ड्स के साथ ना फिक्स्ड होते हैं, इसके साथ यही, इसके साथ यही, तो इंजूरियस के साथ टू लगाया जाता है। दिस इज अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट। माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको नाउन में पढ़ाया है दोस्तों। क्या कॉन्सेप्ट है? माय फ्रेंड अनु, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, अनु सिंगुलर है, इज लगाया, वन ऑफ लिखा। जैसे ही वन ऑफ लिखोगे वैसे ही अगला रूल आएगा, आपको इसके बाद प्लूरल नाउन लिखना पड़ता है, क्योंकि वन ढेर सारे में से ही चुने जाएंगे दोस्तों। वन ऑफ, केवल वन लिखा होता तो वन प्लस सिंगुलर नाउन, लेकिन वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, यानी यहां पे नाउन गलत कर रखा था। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स। चलो आगे हो। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सोचो, ऐसे सवाल एग्जाम में एग्जामिनर को जब बहुत आसान करना होता है पेपर ना, तो ऐसे सवाल डाल देता है कि चलो भाई कुछ आसान आसान से बच्चों से पूछ लेते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। पहली बात,
कैटल, CATTLE, कैटल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मवेशी, ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है दोस्तों, इसमें एस नहीं लगाया जाता, तो ये एस लगा दिया, ये गलत है। कैटल प्लूरल है, वो अब आपकी प्लूरल लगी। तो कैटल्स जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए उसको हटा दीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, When I was passing through the forest, जब मैं एक जंगल से गुजर रहा था, I happened to see a number of deers, मुझे बहुत सारी हिरनें दिखी। क्या है कॉन्सेप्ट? मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, ये कैटल जैसे है, लेकिन कैटल की कैटेगरी का ये नहीं है, ये दूसरे रूल में है उसी नाउन चैप्टर का। क्या है? When I was passing through the forest, I happened to see a number of। अब आप कहोगे सर a number of के बाद आपको लिखना है प्लूरल नाउन, राइट। मजेदार बात यह है कि यहां पे डियर्स लिखा हुआ है। डियर मीन्स होता है हिंदी में हिरन। अब रूल ये है कि ये जो डियर वर्ड है ना, हिरन, ये हमारा दोनों तरीके से डियर ही रहता है, चाहे आप इसको सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो, कोई भी तरीके से यूज करो, डियर डियर ही रहता है, उसमें एस नहीं लगाना है। तो यहां पे जो ये डियर्स हो गया, ये गलत है दोस्तों। डियर्स के स्थान पर केवल डियर करिए, क्योंकि डियर वर्ड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आप आ डियर भी लिखेंगे और आप मेनी डियर भी लिखेंगे, आप 10 डियर भी लिखेंगे। समझ गए? डियर हिरन वाले की स्पेलिंग में डबल ई होता है, लेकिन अगर आप इसको DEAR कर दोगे, इसका मतलब हो जाएगा माय डियर वाला, प्यारा दुलारा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं आप प्यारा का हिरन और हिरन का प्यारा ना बना दें, ठीक है? मिक्स मत करिएगा। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। तुम एक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, द्वारा, प्यारे साथियों, कहते हैं द्वारा की दो इंग्लिश होती है मेनली। एक होती है आपके पर्सन के लिए, और एक होती है पर्सन के द्वारा, और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अगर कोई भी काम किसी पर्सन के द्वारा हो तो प्रेपोजिशन बाय लगाओ, और किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो तो प्रेपोजिशन विद लगाओ। तो स्क्रू ड्राइवर तो इंसान नहीं है ना भाइयों, स्क्रू ड्राइवर तो इंसान नहीं है ना, इसलिए यहां पे बाय नहीं बल्कि विद आएगा, विद आई स्क्रू ड्राइवर। बात समझ पा रहे हैं ये वाला कैसे हुआ? बाय तब लगाते जब राम श्याम मोहन, बाय राम बाय श्याम बाय मोहन बाय घनश्याम बाय दीपिका बाय पूजा बाय अर्चना बाय आकांक्षा बाय संदीप बाय यू, राइट। यहां पे तो स्क्रू ड्राइवर है, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट। यही अगर किसी लिक्विड के द्वारा कुछ काम होता है तो इन लगाते हैं, जैसे इन इंक, राइट। लिक्विड मटेरियल है, इन लगाओ। सॉलिड मटेरियल है, विद लगाओ। इंसान है कोई, बाय लगाओ। खत्म, इतना ही कहानी इस पे बनती है। His composition is inferior than mine। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये भी। There are so many adjectives that end with IOR suffix, जिसके भी आखिरी में IOR आता है, उसके साथ हम than की जगह पे हमेशा to लगाते हैं। इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सभी होते हैं दोस्तों। आप जिसने भी IOR पे जो खत्म हुआ, उस IOR पर एंड होने वाला शब्द टू लेगा, देन नहीं लेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो देन हटा दीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। गॉट इट? The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son। क्या लगता है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर के स्थान पर विद होगा, ओवरवेल्म्ड के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, फॉर नहीं आता। ये जो शब्द है ना, ये वाला, इसके साथ प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। किसी भावना से भर जाना। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड, भर गया, विद जॉय, खुशी से, एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, अपने इकलौते बेटे की कामयाबी पर दिल एकदम उसका भर गया। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। कॉन्सेप्ट है कि मच जो आता है वो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म के साथ आता है।
और अगर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो वेरी लगाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी एक्साइटिंग का मतलब गलती हमारी इसी पार्ट पे। जब आईएनजी फॉर्म अपने पास लिखा हुआ है तो आप मच क्यों लगा रहे हो? आपको वेरी लगाना है। मैंने वेरी और मच के इस कॉन्सेप्ट को एडवर्ब चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप एडवर्ब चैप्टर जाके खंगाल जरूर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डोंट रिमेंबर इट्स स्टोरी। किंतु मुझे इसकी कहानी याद नहीं है। याद नहीं है वर्तमान में, लेकिन देखी तो लास्ट ईयर थी ना। और जब देखी यहां पर इस लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर तो पास्ट हो गया, फिर प्रेजेंट क्यों बना दिया? पास्ट ही बनना चाहिए ना, इसलिए इसकी जगह पे आपको पास्ट की वर्ब लिखे। अब आप सोचोगे कि सर हैड सीन लगा दें। हैड सीन क्यों करोगे भाई? आपको पास्ट बनाना है। हैड सीन जो होता है वो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, और पास्ट का मतलब है केवल पास्ट इंडेफिनिट, राइट? तो यहां पे कर दीजिए आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डोंट रिमेंबर इट्स स्टोरी। किंतु मुझे इसकी कहानी याद नहीं है। गाइस हम लोगों ने कितने कर लिए क्वेश्चन? 538। ठीक है, अगली जो क्लास होगी वहां पे 539 हम लोग शुरू करेंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे पूरे 1000 क्वेश्चंस तक। हमारे साथ बने रहिए, और इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उसको जरूर देख डालिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले एपिसोड में शुरू करेंगे 539 से। हमारे साथ बने रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद साथियों।